गुड इवनिंग बच्चों लोग। चलिए आज हम लोग एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है पावर शेयरिंग। स्टैंडर्ड 10 का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे कि किस तरीके से कुछ कंट्री जहाँ पर डेमोक्रेसी पहले से है बट फिर भी वहाँ पर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सही ढंग से पीस एंड हार्मनी मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में दो कंट्री के बारे में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। कैसे इस कंट्री में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी सही ढंग से पीस एंड हार्मनी नहीं है, मतलब डेमोक्रेसी बनने के बाद भी किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, हम लोग उसकी चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम एक इट इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री इन यूरोप। ये दिख रहा होगा आपको, उसका ड्राइंग मैप दिख रहा होगा। ये यूरोप का एक छोटा सा कंट्री है। इसमें पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ है एंड ये हमारे हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन है। यहाँ पर जो ये जो कंट्री है, इसका पॉपुलेशन हम लोग इंडिया के हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन के बराबर है। चलिए बेसिकली देख लेते हैं इस कंट्री का बेसिक क्या क्या है। यहाँ पर डच बोलने वाले 59% है एंड 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 1% जर्मन है। दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू डच लैंग्वेज। सो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि डच बोलने वाले लोग परसेंटेज में ज़्यादा तो हैं, बट जो फ्रेंच पीपल हैं जो मात्र 40% है, वो बहुत ही रिच और पावरफुल लोग हैं। इसीलिए सो दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो जाहिर सी बात है वो पावरफुल हैं एंड डेवलप्ड हैं, तो सारा का सारा जो सिस्टम है वो उनके हाथ में है। हम लोग बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ ए कंट्री ऑफ मेजॉरिटी। यहाँ पर तो फेल हो गया क्योंकि मेजॉरिटी तो डच के पास है, बट फिर भी कंट्री डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली फ्रेंच के हाथ में है। इसीलिए ये लोग सारा का सारा इकोनॉमिक और एजुकेशनल बेनिफिट है वो ये लोग ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है जो डच स्पीकिंग लोगों के बीच में एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1950s एंड 1960s। तो इस वजह से इन दोनों के बीच में, डच बोलने वाले लोग और फ्रेंच बोलने वाले लोगों के बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ 1950 से लेकर 1960 तक। ये जो मैप देख रहे हो, ये मैप में दिख रहा है, ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर है फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का परसेंटेज, और ये डच स्पीकिंग बोलने वालों का परसेंटेज है। हालांकि बहुत ज़्यादा फ़र्क तो है ही, 40% और 59% वाला बात है। तो और मात्र 1% है जर्मन बोलने वालों का जो इस कॉर्नर में है। चलिए एकोमोडेशन क्या है यहाँ पर, ज़रा हम लोग वो देखते हैं किस तरीके से एकोमोडेट किया जा रहा है। फ्रॉम 1970 टू 1993 बेल्जियन लीडर्स amended constitution 4 times and a new model to run the government। बेल्जियन लीडर्स ने कोशिश की, 4 टाइम्स कोशिश की, नए नए कॉन्स्टिट्यूशंस के मॉडल लाए गए ताकि गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स ए नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल। तो इन लोगों ने एक बीच का रास्ता निकाला कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो भी हो, भाई जो मिनिस्टर्स होंगे चाहे वो डच बोले या फ्रेंच बोले, दोनों का क्वांटिटी, दोनों का नंबर इक्वल होगा। एंड साथ ही साथ सम स्पेशल लॉज रिक्वायर्ड इन द सपोर्ट एंड इन द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए जाएंगे और कुछ सपोर्ट भी दिए जाएंगे ताकि ये जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है, मतलब डिफरेंट स्पीकिंग लैंग्वेज का ग्रुप है, इसको सपोर्ट मिल सके। So, no single community can take the decision unilaterally। इससे क्या होगा, अगर मिनिस्टर्स इक्वल क्वांटिटी में होंगे तो कभी भी कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिया जाएगा तो वो अकेला कोई नहीं ले पाएगा। भले ही यहाँ पर लोगों के परसेंटेज में बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन अगर मिनिस्टर्स बराबर भाग में होंगे
तो जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो दोनों के 50-50% पार्टनरशिप में डिसीजन लिए जाएंगे। दोनों के आधे आधे लोग होंगे तो कभी भी गलत डिसीजन ले नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी बराबर होगी। ऐसे कंडीशन में जो सही डिसीजन होगा, जो दोनों ग्रुप को सूट करेगा, वही डिसीजन लिया जा पाएगा। तो ये सबसे बेस्ट उपाय लगा। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, and Brussels has a separate government in which both communities have equal representation. Apart from central and state government, there is a third kind of government, community government. Just बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में समझ में आ रहा है कि ये जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी एक और गवर्नमेंट का जो प्रावधान है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, वो स्टार्ट किया गया, उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, which is directly elected by the people belonging to the one language community. That means Dutch, French and German speaking no matter where they live. मतलब ये लोग एक लोकल कम्युनिटी गवर्नमेंट जो चुनाव होगा इलेक्शन के थ्रू, वो कोई एक लैंग्वेज कम्युनिटी के लोगों का होगा, और वो चाहे देश में कहीं भी रह रहे हो, वो अपना वोट देकर अपनी कम्युनिटी के लीडर्स को चुन सकेंगे। Now this government has the power regarding cultural, educational and language related issues. जाहिर सी बात है, अब इनके पास पूरा का पूरा पावर आ गया ताकि ये लोग अपने गवर्नमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर सके। नाउ द बेल्जियम मॉडल was very complicated but it helped to avoid civic strife. civic strife का मतलब होता है सिविक मतलब लोगों से जुड़ा हुआ जीवन में, स्ट्राइफ हो गया मतलब असंतुलन। तो सामाजिक असंतुलन को मेंटेन करने में हेल्प किया। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गवर्नमेंट है, बिल्कुल सही है, बट फिर भी इसने शांति बनाए रखने में बहुत मदद की बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। ये दो कम्युनिटीज़ के बीच में शांति बनाए रखने की बहुत कोशिश की, और ये इसलिए अभी भी मेंटेन्ड है और अभी भी बेल्जियम पूरी तरीके से शांत है। ये मैटर इस तरीके से इसको सुलझाया गया। चलिए नेक्स्ट कंट्री के बारे में हम लोग जानेंगे, वो है श्रीलंका। चलिए दूसरे कंट्री के बारे में समझते हैं। ये कंट्री है श्रीलंका। श्रीलंका का बेसिकली ये इंडिया के बिल्कुल नीचे है, साउदर्न पार्ट में है, इंडियन ओशन में ये आता है। तो यहाँ भी कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया वो हम लोग देखेंगे। इट इज़ एन आइलैंड नेशन, ये एक तरह का आइलैंड नेशन है। इसका पॉपुलेशन 2 करोड़ है एंड इट इज़ ऑल्सो हैविंग अ डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन का मतलब होता है विभिन्न डिफरेंट ग्रुप्स के लोग हैं। जैसे यहाँ पर मेजर सोशल ग्रुप्स है, सिन्हला स्पीकर्स जो 74% है एंड तमिल स्पीकर्स है जो 18% है। ज़रा डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बेल्जियम में थोड़ा कम था, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 18% और 74%। अमंग तमिल्स देर आर 2 सब ग्रुप्स, श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स। ये भी एक फ़र्क है भाई, तमिल्स को भी 2 ग्रुप में बांटा गया है। सिन्हला कम्युनिटी एन्जॉयड बिगर मेजॉरिटी, जाहिर सी बात है उनका परसेंटेज ज़्यादा है, एंड इम्पोज्ड इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। क्योंकि इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है तब तो हम लोग, क्योंकि बोलते हैं ना डेमोक्रेसी इज़ अ कंट्री ऑफ मेजॉरिटी, मेजॉरिटी ग्रुप जो डिसीजन लेगा वो बाकी सभी डिसीजंस को मानना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही है, सुनने में अच्छा भी लगता है, बट सर्टेन कंडीशन में डेमोक्रेसी ये भी कहता है अगर कोई सिंगल कम्युनिटी मेजॉरिटी में आ जाए तब तो वो सिर्फ वही डिसीजन लेगी जो उनके फ़ायदे में होगा। इससे तो भाई बाकी दूसरे कम्युनिटी को प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर वही प्रॉब्लम राइज हुआ। अब क्या हुआ, जस्ट हम लोग देखेंगे ये मेजॉरिटीज़ में इन श्रीलंका। भाई श्रीलंका में मेजॉरिटिज्म की वजह से क्या क्या हुए। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री in 1948. The Sinhala community was in majority, so they formed the government. सीधी सी बात है, 1948 में आज़ाद होने के बाद सिन्हला कम्युनिटी मेजॉरिटी में था, तो जाहिर सी बात है जो मेजॉरिटी में वो गवर्नमेंट बनाएगा ही बनाएगा। बट हियर दे फॉलोड द प्रिफरेंशियल पॉलिसीज़, मतलब अब यहाँ पर इन लोगों ने अलग अलग पृथक वाला बात है कि भाई जो मेरा कम्युनिटी है हम उसी के लिए ही काम करेंगे। सो
दे फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस गवर्नमेंट जॉब। अब इन लोगों ने गलत करना शुरू किया। यूनिवर्सिटी बड़े बड़े जितने भी जॉब्स थे उन सब जगह पर सिन्हला एप्लीकेंट्स को ही मौका देना शुरू किया, दूसरे कम्युनिटी के लोगों को मौका देना बंद कर दिया। एंड दीज स्टेप्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियंटेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। एलियंटेशन का मतलब है पराया, लग रहा है कि किसी दूसरे ग्रह से है, इस तरह का अलग विभेद, अलग व्यवहार किया जाने लगा उनके साथ। तो श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इनको ये समझ में आ गया, अब ये महसूस करने लगे कि भाई श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट दोनों ही ऐसे ऐसे पॉलिसी बना रहे हैं जिससे यहाँ जो इंडियन तमिलियंस है उनके पॉलिटिकल राइट्स को हार्म हो, उनको हार्म हो, उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए वो काम नहीं करने लगे, सिर्फ अपने कम्युनिटी के ग्रुप के लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाने लगा। सो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, जाहिर सी बात है इनके साथ जॉब में भेदभाव किया जाने लगा। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। इनको समझ में आ गया कि भाई मेजॉरिटी ग्रुप है उनका, तो वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमारा साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। सो ड्यू टू दिस द रिलेशनशिप बिटवीन द सिन्हला एंड तमिल कम्युनिटीज़ बिकेम वेरी पुअर। जाहिर सी बात है जब भी भेदभाव होगा तो वहाँ पर रिलेशन अच्छे से मेंटेन नहीं हो सकता है। तो इस जगह पर क्या हुआ, श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। अब देखो जो श्रीलंकन पार्टीज रहा उन लोगों ने श्रीलंकन ग्रुप जो रहे, श्रीलंका में इंडियन तमिल ग्रुप्स जो रहे, ये तमिल ग्रुप्स दे लॉन्च सो मेनी पार्टीज। इन लोगों ने बहुत सारे पार्टी का स्थापना किया। एंड दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल्स एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये लोग कोशिश करने लगे भाई जो तमिल्स हैं उन जिनका पॉपुलेशन का परसेंटेज बहुत कम है वो अपने रिकॉग्निशन, अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए पार्टी बनाने लगे, स्ट्रगल करने लगे फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ही सटीक वर्ड है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर में समानता इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। हर क्षेत्र में, खासकर एजुकेशन और नौकरी के क्षेत्र में अवसर की समानता होनी चाहिए। ये नहीं कि आप इस ग्रुप के हो तो आप ही को मिलेगा, इस ग्रुप के हो तो आप ही को मिलेगा, नहीं। बट देयर डिमांड वाज रिपीटेडली डिनाइड बाय द गवर्नमेंट। इनका डिमांड हर बार गवर्नमेंट की ओर से डिनाई कर दिया गया, नामंजूर कर दिया गया। जाहिर सी बात है ऐसे कंडीशन में एक ही चीज़ होता है, वो है वॉर। और बिल्कुल यहाँ पर सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, इसको गृह युद्ध भी कहते हैं। सो these distract between two communities turned into a conflict and into ultimately civil war में convert हो गया। Thousands of people of both the communities have been killed। जाहिर सी बात है भेदभाव वाले जगह पर हमेशा नफरत और घृणा ही पनपता है और उसका एक ही असर होता है, एक ही रिजल्ट होता है, वो है मृत्यु, मारकाट, लोगों का मरना, इनोसेंट लोगों का मरना। मैनी फोर्स टू लीव द कंट्री। इस अवस्था में बहुत सारे लोगों को देश छोड़ना पड़ा और बहुत सारे लोग रिफ्यूजी के रूप में रहने लगे, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को खो दिया। नाउ द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 and caused a terrible setback to the social, cultural and economic life। जाहिर सी बात है ये जो सिविल वॉर था ये 2009 में जाकर ख़त्म हुआ और जाहिर सी बात है ये सिविल वॉर क्या किया, देश को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, कल्चरली भी, हर तरीके से देश का नुकसान ही हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने क्या सीखा, हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि बोथ द कंट्रीज हैव डेमोक्रेसीज बट दे डील डिफरेंटली विद द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग। दोनों कंट्री के पास डेमोक्रेसी था लेकिन इनके जो पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सही ढंग से इन लोगों ने अपनाया नहीं।
इसीलिए दोनों देश में अशांति और झगड़े का माहौल था। इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and regions. बेल्जियम के लीडर्स को ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि जब तक कंट्री में सभी कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगा, तब तक उस देश में शांति, यूनिटी और हार्मनी बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जा सकता है। एंड दिस रिजल्ट इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर्स। तो इस चीज़ का आभास उन्हें समझ में आ गया कि भाई पावर्स को शेयर कैसे किया जाता है, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। नाउ इन श्रीलंका अ मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर। यहाँ पर श्रीलंका में भी डेमोक्रेसी था, जाहिर सी बात है यहाँ का परसेंटेज तो बहुत कम और ज़्यादा था, कहाँ 76 और कहाँ 14। यहाँ पर तो मेजॉरिटी था इनके पास, लेकिन ये लोग अपने मेजॉरिटी का गलत फ़ायदा उठाकर अपना अस्तित्व जमाना चाह रहे थे। लेकिन इससे क्या हुआ, अगेन पावर तो उनके पास था, मगर इन लोगों ने अपने पावर को शेयर नहीं किया, सही ढंग से शेयर नहीं किया। इससे भी अशांति हुआ और इससे भी उस देश की यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। अल्टीमेटली तब जाकर समझ में आया कि भाई पावर शेयरिंग क्या होता है। हम लोग इस टॉपिक को अब अच्छे से क्लियर करेंगे। वाई इज पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? डिज़ायरेबल का मतलब होता है ज़रूरत है, पावर शेयरिंग की आवश्यकता क्यों है ये अब समझ में आएगा। आवश्यकता, ज़रूरत है, नीड है। तो पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है तनाव, लड़ाई झगड़ा, घृणा, नफरत, ये सारा चीज़। तो पावर शेयरिंग हमेशा ये क्या करता है, सोशल ग्रुप्स के बीच में तनाव को कम करता है, शांति मेंटेन करने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है अगर किसी जगह पर अलग अलग डाइवर्स लोग रहेंगे तो उनके बीच में पावर शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही ढंग से पावर शेयरिंग नहीं होगा तो फिर से मेजॉरिटी के जो लोग होंगे वो अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करेंगे और वो भेदभाव करेंगे ही करेंगे। इसीलिए पावर शेयरिंग को सही ढंग से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, तभी कंट्री में शांति बनी रहेगी। और जब तक शांति नहीं होगी कंट्री डेवलप नहीं कर सकता है। नाउ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। जाहिर सी बात है जब तक पावरिंग सही ढंग से शेयर नहीं होगा तब तक उसका पालन नहीं अच्छे से कर सकते हैं और इसका इफेक्ट भी सही ढंग से नहीं दिखेगा। एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। जाहिर सी बात है सही ढंग से पावर शेयरिंग होगा तो उसका इफेक्ट भी सही दिखेगा। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। भाई डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फंडा है कि भाई यहाँ पर लोगों को डिसाइड करने देना है, लोगों को डिसीजन लेना है कि वो किस तरीके का गवर्नेंस चाहते हैं, वो किस तरीके का सरकार चाहते हैं। ये लोगों का सरकार है तो लोगों को ही डिस्कस करने दिया जाए। यहाँ पर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लोग का मतलब होता है सिटीज़न, और वो सिटीजन उस कंट्री के जैसे भी हैं, जिस हाल में भी है, ये डिसाइड करने का अधिकार उनको मिलना चाहिए। इसीलिए पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। भाई पावर शेयरिंग के कितने रूप हैं उसको देखेंगे। तो पावर शेयरिंग के रूप है, मोस्ट ऑफ यू थिंक दैट शेयरिंग पावर इक्वल टू डिवाइडिंग पावर एंड वीकनिंग द कंट्री। ये हम लोग बहुत कोई अक्सर सोचते हैं पावर शेयर करना मतलब पावर को डिवाइड कर देना, इससे क्या होगा, देश कमज़ोर हो जाएगा। ये एंशिएंट बिलीफ था पहले का, प्राचीन देश का, प्राचीन समय का ये बहुत बड़ा सोच था कि भाई पावर बांट देंगे तो कम हो जाएगा और उससे देश कमज़ोर हो जाएगा। तो हमारे पास एक बहुत वास्ट हिस्ट्री है जिसने ये प्रूफ किया है कि पावर शेयर करने से कभी भी पावर घटता नहीं है बल्कि पावर और बढ़ता है। सो एंशिएंट बिलीफ पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट बी रिसाइड इन वन पर्सन, वन ग्रुप एट वन प्लेस। पुराने पौराणिक समय में क्या होता था, जब राजा महाराजा लोग का समय चल रहा था
उनका मानना था कि भी पावर एक आदमी के पास होना चाहिए, एक ग्रुप के पास होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्थिरता बनी रहेगी। ये चीज़ छोटे जगह के लिए ठीक है, लेकिन छोटे जगह के लिए भी बहुत हद तक सही नहीं है। पावर शेयर होना ही चाहिए। अगर पावर एक हाथ में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर नाइंसाफ़ी, भेदभाव ज़रूर होगा। इसलिए पावर हर जगह बंटना चाहिए। हमारे अगर हम अपना बॉडी को भी देख लें तो बायोलॉजिकली हमारे पूरे शरीर में पावर कोई एक जगह पर नहीं है। हर ईच एंड एवरी पार्ट हमारे बॉडी का, सबका अपना अलग अलग पावर है। उस पावर के हिसाब से सबका अलग अलग फंक्शन भी है। इसलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारे बॉडी का कोई एक सर्टेन या इंडिविजुअल पार्ट ज़्यादा पावरफुल है या कोई कमज़ोर है। नहीं, सबका अपना अलग फंक्शन है, सबका अलग ज़रूरत है, नीड है। अदरवाइज डिफ़िकल्ट टू मेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स देम। जाहिर सी बात है अगर पावर एक ही जगह रहेगा तो क्विक डिसीजन होगा और एनफोर्स भी किया जाएगा। बट दीज नेशंस हैव चेंज्ड विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। इन नेशंस ने अपने आप को चेंज किया, डेमोक्रेसी के फॉर्म को चेंज किया, डेमोक्रेसी के जन्म को चेंज किया, उसके रूप को चेंज किया। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी में भाई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन होता ही है ताकि सेल्फ गवर्नमेंट को लागू किया जा सके। मतलब जिस कंट्री के पास अपना डेमोक्रेसी है उसके पास अपना सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके पास अपना सरकार है। एवरीवन हैज़ अ वॉइस इन शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। डेमोक्रेसी होगा तो सभी के पास आवाज़ होगा, पब्लिक पॉलिसी में योगदान भी होगा। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सिटीजन। बिल्कुल सही है, पॉलिटिकल पावर डेमोक्रेटिक कंट्री में तो शेयर होना ही चाहिए और लोगों के पास है भी। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग कैन बी टेकन इन एनी फॉर्म। हम लोग जानते हैं पावर इज शेयर्ड अमंग 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम लोगों ने इस टॉपिक में पहले भी बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई पावर शेयरिंग कैसा होता है। तो हमारे कंट्री में भी गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो 3 ऑर्गन्स के रूप में होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये 3 रूप में है और इन तीनों का फंक्शन अलग अलग है और ये तीनों मिल के देश के लिए काम करते हैं, तभी देश डेवलप कर सकता है। एक लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ क्रिएट करना, लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उस लॉ को एग्जीक्यूट करना एंड जुडिशरी का काम होता है जज करना, अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें चेंज भी लाना। चलिए, दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है, दिख रहा है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। भाई ये डेमोक्रेसी का जो पावर शेयरिंग है ये क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो एक ही लेवल में है लेकिन सबके पास डिफरेंट पावर भी देता है। जैसे अगर आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो कंट्री लेवल के बाद स्टेट लेवल में बटा हुआ है, स्टेट लेवल के बाद विलेज लेवल में आता है। अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले नीचे विलेज आता है, विलेज के बाद फिर ब्लॉक आता है, ब्लॉक के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर स्टेट आता है और स्टेट के बाद फिर कंट्री आता है। तो हर जगह पावर बटा हुआ है, हर जगह लोग बटे हुए हैं, हर जगह पावर बटा हुआ, और ये सारा का सारा इंस्टीट्यूशन घुमा फिरा के अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है और वो छोटा छोटा एरिया मिल के पूरा कंट्री को बनाता है। चलिए, इसका मतलब यही था। नेक्स्ट हम लोग ज़रा देखेंगे इसी टॉपिक का कि क्या कहना चाहता है। हाँ, सच सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन और एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। जाहिर सी बात है सेपरेशन है और ये सेपरेशन ये हेल्प करने में मदद करता है कि भाई कोई भी सिंगल ऑर्गन कभी भी अपने पावर को मिसयूज़ या सिंगल अकेले यूज़ नहीं कर सकता, उसको एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ, एक दूसरे से उसको हेल्प लेना ही होगा। नेक्स्ट है ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। जाहिर सी बात है
पावर बंटने के साथ साथ हर एक ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर नज़र भी रखता है, भाई वो ऑर्गन क्या काम किया नहीं किया, सारा हिसाब किताब वो रखता है। इसीलिए पावर को अलग अलग शेयर किया गया है। पावर तो है लेकिन साथ ही साथ आप इंटरकनेक्टेड हो ये देखने के लिए कि आप पावर का इस्तेमाल सही जगह कर रहे हो या नहीं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। इसी अरेंजमेंट को हम लोग सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस कहते हैं। नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। मैंने भी बताया अलग अलग लेवल में, जैसे विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कंट्री लेवल। अब मैं बता दूं, सब कोई एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन साथ ही साथ सबको एक दूसरे के काम पर चेक भी कर रहे हैं। अगर विलेज लेवल में कोई गड़बड़ी होगा तो उससे पूछताछ करने के लिए ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक लेवल से पूछताछ करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूछताछ करने के लिए स्टेट लेवल है, स्टेट लेवल से पूछताछ करने के लिए कंट्री लेवल है, और कंट्री लेवल में अगर गड़बड़ हो रहा है तो उसके पूछताछ करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हर जगह फीडबैक चेक भी करना है, बैलेंस भी लेना है, चेक भी करना है, बैलेंस भी मेंटेन करना है। तो ये सारा चीज़ हर एक लेवल में होता है, इसीलिए सही ढंग से काम हो पाता है। नाउ अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड अ गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल। इसीलिए गवर्नमेंट को अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में बांटा गया है, और इसी चीज़ को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। इंडिया पूरी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट अलग अलग लेवल में बटा हुआ है। अभी मैंने बताया विलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, देन स्टेट लेवल एंड कंट्री लेवल। तो इस तरीके से जो पावर अलग अलग स्टेज में बटा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। नाउ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। बिल्कुल सही है, पावर को हर जगह सेपरेट करना चाहिए, सेपरेशन मिलना चाहिए। अगर पावर सेपरेट नहीं करेंगे तो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप फिर वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब ग्रुप हर जगह होता है, हर ग्रुप को कुछ ना कुछ पावर चाहिए होता है एंजॉय करने के लिए। अदरवाइज फिर कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बनेगा और हार्मनी एंड पीस पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। नाउ कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बेल्जियम ने अपने कंट्री में बहुत ही बढ़िया सा रूल निकाला ताकि हार्मनी एंड पीस मेंटेन हो सके। उन्होंने क्या किया, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया। भाई जितने मिनिस्टर्स होंगे बराबर होंगे ताकि सही ढंग का डिसीजन लिया जा सकेगा, किसी एक के पास सिंगल पावर नहीं होगा, सबके पास बराबर का पावर होगा। तो ये बहुत ही बेस्ट सा एग्जाम्पल है। दिस मेथड इज यूज टू गिव द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अ फेयर शेयर इन पावर। कम्युनिटी गवर्नमेंट से क्या हुआ, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप कम परसेंटेज में थे वो तो माइनॉरिटी में आ गए, ज़्यादा ग्रुप के लोग तो मेजॉरिटी में आ गए। लेकिन इससे क्या होगा, माइनॉरिटी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। व्हेन टू मोर पार्टीज फॉर्म अ अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड इफ दे गेट इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर द पावर। ये हम लोग के कंट्री में भी होता है और डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। जैसे इलेक्शन के बाद अगर कोई भी एक सिंगल पार्टी को माने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिलता है, तो इस केस में क्या होता है, ये लोग अलायंस बनाते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिल जाते हैं और मेजॉरिटी को अचीव कर लेते हैं। इससे क्या होता है, मेजॉरिटी को अचीव करने पर अगेन उन्हें वहाँ भी पावर शेयर करना पड़ता है। देखो पावर शेयर करने से क्या फ़ायदा हुआ कि भाई अगर कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं ला पाया, पावर शेयर किया तो मेजॉरिटी मिल गया। एंड इन दैट केस इफ दे गेट इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट। इसको हम लोग मिली जुली सरकार भी कहते हैं, और जाहिर सी बात है दे शेयर द पावर अमंग देमसेल्फ। सो इन दिस चैप्टर बेसिकली वी हैव अंडरस्टूड भाई सिर्फ डेमोक्रेसी रहने से कुछ नहीं होता है, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है जो डिफरेंट लेवल पर किया जाता है। इससे क्या होता है, पावर शेयरिंग करने से कोई सिंगल ग्रुप मेजॉरिटी में नहीं आता है और डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होता है और पीस बनी रहती है। इससे क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट डेफिनेटली होता है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।
आप लोग इसको एक बार दो बार ध्यान से सुनो, 100% इस चैप्टर बहुत ही सिंपल है, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू बच्चों लोग।